हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट के लिए परफेक्शन आईएएस के सीरीज़ का ये 8वां टेस्ट है। इसके पहले 7 टेस्ट हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आपके लिए उपलब्ध हैं। आप चैनल पे जाके कभी भी इन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस टेस्ट को और उम्मीद करती हूं कि अंत में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ सही करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत या सूबा के रूप में कब घोषित किया गया। ये घोषित किया गया था 1580 में। ये हुआ कब था? तो 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के मनेर में मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? सही उत्तर है सी, जहांगीर। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। बिहार मोटे तौर पर निम्नलिखित देशांतरों के बीच स्थित है। तो बिहार का जो देशांतरों के बीच में स्थित है, आप जानते हैं देशांतर रेखाएं ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं जिनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो बिहार जिन देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है वो, अगर हम बिहार के मैप को इस तरीके से दिखाएं, ठीक है, तो बिहार 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक ईस्ट तक स्थित है, यानी कि हमारा सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की किस जिले की सबसे लंबी सीमा नेपाल से लगती है? बिहार का जिला है पश्चिम चंपारण। इसकी सबसे लंबी सीमा नेपाल से लगती है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो ये पूर्व में कमला के मैदान और पश्चिम में गंडक मैदान के बीच में स्थित है। 5वां प्रश्न है कि मगध की संपन्नता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ जितने भी कथन दिए गए सारे के सारे सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6वां प्रश्न है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर तुर्की आक्रमण को निम्नलिखित कारण में से किन कारणों में ने सुगम बनाया? तो इसका भी आंसर ई है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कारण हैं जो सही हैं। 7वां प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही है कि सी, सेंट थॉमस की अगुवाई में भारत में ईसाई मिशनरी गोंडो फर्निस के दरबार में आए थे। चलते हैं 8वें प्रश्न पर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में बिहार कितने में शामिल है? ये इसका आंसर है डी, 2.16%। 8वां प्रश्न है बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है सी, यानी सोमेश्वर रेंज। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चौर दरअसल गोखुर झील अथवा नदियों के परित्यक्त चैनल होते हैं। चौर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये चौर क्या होते हैं कि गोखुर झील के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि नदियों, जैसे मान लीजिए नदी जा रही है, ठीक है, और ऐसा हुआ कि ये नदी काफ़ी डिपॉजिट करती गई, सॉइल को एरोज करके डिपॉजिट करती गई, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद इसका जो पाथ होता है जैसे ऐसे जा रही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि डिपॉजिट करने की वजह से इतना डिपॉजिट कर दिया ना कि ये हिस्सा बिल्कुल कट गया, यानी ये हिस्सा इस तरह का शेप ले लेता है। इस तरह की जो झील बन जाती है उसको हम गोखुर झील कहते हैं। तो चौर क्या होता है कि ये या तो गोखुर झील होता है या नदियों का वो चैनल होता है जिसको वो छोड़ देती है। नदी की धारा से जा रही है, अब नदी किसी कारण से इधर ना जाकर के ये हिस्सा ऐसे ही पानी से भरा रह गया और नदी इधर से निकल गई, ये होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है कि ये समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार, इन सारे जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनको हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। इसे सारे विकल्प सही हैं, तो हमारा आंसर होगा ई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा के मैदानों का औसत ढलान प्रति किलोमीटर कितना है? गंगा के मैदानों का जो औसत ढलान है ये प्रति किलोमीटर 10 सेंटीमीटर है।
यानी एवरेज देखा जाए तो लगभग 10 सेंटीमीटर के बाद से 10 सेंटीमीटर नहीं है, ये 6 सेंटीमीटर है। मैं खुद भी सोच रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी हर 6 सेंटीमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद लगभग 6 सेंटीमीटर के हिसाब से गंगा नदी की ढलान होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश ने शासन किया? देखिए, मगध साम्राज्य में मौर्य के बाद जिस राजवंश ने शासन किया वो था शुंग, शुंग। निम्नलिखित में से कौन पुष्यमित्र शुंग के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, कि ये क्षत्रिय थे। ये क्षत्रिय नहीं थे बल्कि ये ब्राह्मण थे, इन्हें भारद्वाज वंश का ब्राह्मण माना जाता था। 14वां प्रश्न है, विदर्भ युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? विदर्भ युद्ध हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। आगे चलते हैं। बिहार में रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? बिहार में रेल सेवा शुरू हुई थी बी, यानी 1860 से 1862 के बीच में, 1860 से 1862 के बीच में। और ये कहाँ से कहाँ? तो हावड़ा से मुगल सराय, जो कि साहेबगंज, भागलपुर, पटना, बक्सर होके जाती है, इस पूरे रूट को जोड़ने के लिए रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। 16वां प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग का परिवार मौर्य के किस क्षेत्र का राज प्रतिनिधि था? ये विदिशा के क्षेत्र का राज प्रतिनिधि था। आगे बढ़ते हैं। कर्ण वंश का शासनकाल क्या था? देखिए, कर्ण वंश का शासनकाल था 72 से 27 BCE। BCE आप जानते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा है, क्योंकि अगर टाइमलाइन कर दें तो इसको मान लीजिए हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर मान लें, 0 ईयर को, तो इधर जैसे जैसे जाएंगे ना हम, तो ये माइनस में चलेगा, यानी कि ये इससे पहले का 5 BC बिफोर क्राइस्ट, 4 BC, 3 BC ऐसे चलेगा। इधर चलेंगे तो 1 AD, 2 AD ऐसे चलता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 72 से 27 BCE। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कर्ण वंश की स्थापना की थी? कर्ण वंश की स्थापना की थी ए, यानी वासुदेव अथवा वसुमित्र ने। कौन चेदी वंश के बारे में सत्य है? सारे कथनों को पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि सी, ये केदी वंश के बारे में सत्य है। यहाँ अगर हम बात करें कि इसका ये कौन से क्षेत्र में था, तो ये था कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश। इसके जो प्रथम राजा थे वो थे महामेध वर्मन। इसकी राजधानी कलिंग नगर थी और इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा खारवेल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपुर नहर परियोजना का हिस्सा है। देखिए, राजपुर नहर परियोजना का हिस्सा इसमें से कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे तो हमें मिलेगा पूर्वी कोशी नहर। पूर्वी कोशी नहर राजपुर नहर परियोजना का हिस्सा है। 21वां प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? जब सारे युग्मों को आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा सी, यानी गिरनार। गिरनार यूनानी लिपि में नहीं लिखा है बल्कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, बाकी सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? जूनागढ़ शिलालेख में काठियावाड़ क्षेत्र में झील निर्माण का उल्लेख है। ये कथन बिल्कुल सही है, बाकी कोई भी कथन यहाँ सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिंदुसार का धार्मिक झुकाव कौन से धर्म की ओर अधिक बताया गया है? तो बिंदुसार का धार्मिक झुकाव आजीवों की तरफ ज़्यादा था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 24वें प्रश्न पे, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे सर एडवर्ड मेनर्ड चैप्स-चैमियर, डी। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना इंडिका के बारे में सत्य नहीं है? इंडिका के बारे में कौन सी सूचना सत्य नहीं है? इसका सारे ऑप्शन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेगास्थनीज यूनानी राजा मिनांडर का राजदूत था। ये सत्य नहीं है, बाकी सारी बातें सत्य हैं। सामाजिक विभाजन को 7 वर्गों में दिया गया है, नगर प्रशासन का वर्णन किया है, इसको मेगास्थनीज ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पे। बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र का जन्म हुआ था कहाँ? सारिपुत्र का जन्म हुआ था राजगीर में। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय दरबार कहाँ स्थित है?
मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय दरबार स्थित था बी पाटलिपुत्र में। 28वें प्रश्न पे चलते हैं। 28वां प्रश्न है कि वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार में पुरुष साक्षरता में वृद्धि कितनी प्रतिशत है। 2001 से 11 के दौरान जो पुरुष साक्षरता में वृद्धि देखी गई है वो 11.5% थी। किस शासक के शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है सी यानी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सती प्रथा के प्रथम अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एरन से। एरन कहाँ पे है। एरन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एरन शिलालेख है। इसमें एक महिला के सती प्रथा का उल्लेख है और ये महिला जो थी ये गोपराज नाम के युद्ध सेनापति की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। सही उत्तर है ए प्रभावती गुप्त। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात और काठियावाड़ पे विजय प्राप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है। इसका सही उत्तर है कि जनसंख्या घनत्व की बात अगर हम करें, देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला के बोला जा रहा है, तो ये इसका स्थान है छठा स्थान। सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले आएगा दिल्ली, इसके बाद आता है चंडीगढ़, इसके बाद आता है पुडुचेरी, देन आफ्टर दमन एंड दीव, इसके बाद लक्षद्वीप और तब छठा आता है बिहार। 34वां प्रश्न है कि गुप्त युग में धार्मिक गतिविधियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है सी शैववाद और न कि भागवतवाद ने महत्व प्राप्त किया। जबकि यहाँ पर क्या था कि भागवतवाद ने महत्व प्राप्त किया था इस काल में। लोकप्रियता की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म का सर्वोच्च स्थान था इस समय, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हालांकि हमें ध्यान रखना है कि सत्य क्या नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये सत्य नहीं है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। ये कौन कौन से प्रमंडल हैं बता दूं जल्दी जल्दी आपको। एक है पटना, दूसरा है मगध, तीसरा है सारण, फिर है तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। ये 9 प्रमंडल हैं बिहार में। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न पर। वैशाली किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देखिए वैशाली आता है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत। तिरहुत प्रमंडल में और कौन कौन से जिले आते हैं। यहाँ 6 जिले आते हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। बिहार लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया। बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1949 से, जब इसे उड़ीसा राज्य के आयोग से अलग किया गया था इसी समय, और इसी समय बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा या कौन से जिले तंबाकू के प्रमुख उत्पादक हैं। सही उत्तर है ए एंड बी, यानी पूर्णिया और बेगूसराय दोनों ही तंबाकू के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि PMCH की स्थापना हुई थी 1925 में। इसको उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता था। बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे। बिहार के पहले उपराज्यपाल थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ये बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और 1 अप्रैल 1912 को इनकी नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में चिरांद
कौन सा स्थल है? बिहार में चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हमें गेहूँ, चावल, इन सभी चीज़ों के बड़े छोटे पैमाने की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ हड्डी के औजार भी मिले हैं। ये जगह कहाँ है? ये बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। मगध और अंग को कौन सी नदी सीमांकित करती थी? ये मगध और अंग क्या थे? ये महाजनपद थे और इनको अलग करती थी चंपा नदी। निम्नलिखित में से कौन से कनिष्क के बारे में सत्य नहीं है? जब आप सारे कथनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा A, B, C तीनों सत्य है और D जो है ये सही नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? D, कि इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, क्योंकि विक्रम संवत की शुरुआत आप जानते हैं कि इन्होंने नहीं की थी। 44वां प्रश्न है, मौर्योत्तर काल के दौरान निर्यात की प्रमुख वस्तुएं क्या हैं? मौर्योत्तर काल के दौरान जो निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं वे थी मसाले, इत्र, तांबा, चंदन, मोती। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ओदंतपुरी विहार की स्थापना किसने की? ये स्थापना की थी B. गोपाल ने। गोपाल कौन थे? ये एक बौद्ध थे। इन्होंने ओदंतपुरी विहार की स्थापना की। कहाँ पर? ओदंतपुरी विहार कहाँ है? चलिए इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओदंतपुरी विहार कहाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सकरी नदी पर बने नहर बिहार के निम्न में से किस जिले को लाभान्वित करती है? ऑप्शंस को देखिए, सही उत्तर है लखीसराय। इनमें से लखीसराय को लाभान्वित करती है। ऐसे लखीसराय के अलावा मुंगेर, गया और पटना से भी इसमें आते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन में हमारे पास केवल लखीसराय अवेलेबल है इसलिए यही सही उत्तर होगा। 47वां प्रश्न है कि मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख किस पाल राजा से संबंधित है? मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख ऑप्शन ए देवपाल से संबंधित है। देवपाल के शिलालेख घोसरवन, हिलसा, नालंदा, मुंगेर इन सब जगहों पे पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी के शासनकाल के दौरान सेन राजवंश का शासक कौन था? सही आंसर है लक्ष्मण सेन, डी। आगे बढ़ते हैं। किस पाल राजा ने सुवर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए? ये संबंध स्थापित किए थे देवपाल ने। बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये सबसे पहले स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। आजीवक कौन थे? आजीवक आजीवकों के बारे में इनमें से कौन सत्य है? तो आजीवक जो थे ये बुद्ध के समकालीन मत थे। बुद्ध के समकालीन एक मत था, ये था आजीवक। मेन रूप से इसको देखा जाए तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म इन सब का एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध का अंतिम नंद शासक जिसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था, ये कौन था? तो ये था बी धनानंद। आगे पढ़ते हैं। मगध का अंतिम महान शासक वंश कौन सा था? मगध का जो अंतिम शासक वंश था वो था गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा शासक मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था? इसमें से किसके समय में मगध का उत्थान हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बिंबिसार। बिंबिसार जो था ये अजातशत्रु का पिता था और इसके शासनकाल में मगध का उत्थान बहुत ही ज़्यादा हुआ इन ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? सही उत्तर है सी 3 महीना। 3 महीने की अवधि अधिकतम हो सकती है। 56वें प्रश्न पे चलते हैं। गया और दरभंगा में नगर सुधार न्यास की स्थापना कब हुई?
ये स्थापना हुई 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में दरभंगा और गया में नगर सुधार न्यास की स्थापना की गई। 57वां प्रश्न है कि भारत में लोहे के प्रयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा में। ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा काल में कहाँ निवास किया था? अंतिम वर्ष में कहाँ निवास किया था? तो इन्होंने अंतिम समय में निवास किया था, अंतिम वर्षा काल में वैशाली में। बरसात के दिनों में अपने 2 शिष्यों के साथ 80 साल की उम्र में ये वैशाली का एक उपनगर है बेलुआ, यहाँ पर गए थे और यहाँ जाके इन्होंने निवास किया था। इन्हीं 2 शिष्यों में से एक को हम जानते हैं जो बहुत ही प्रिय इनके शिष्य थे, जो थे आनंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में, बिहार के नालंदा जिले में राजगृह के पर्वत के एक चोटी के पास एक चट्टान में 3 उथले दरारें हैं, वहाँ पे ये गुफा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो ये हम जानते हैं कि गिरिव्रज और इसी का नाम राजगृह था, और पाटलिपुत्र ये तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी ही। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन के लिए अपने पिता को मार डाला और इसी कारण के लिए अपने ही पुत्र द्वारा भी मारा गया? सही उत्तर है बी, अजातशत्रु। मुचिलिंडा झील कहाँ स्थित है? मुचिलिंडा झील महाबोधि मंदिर से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, यानी ये स्थित है गया में। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में पंकोडका सन्निरोधे दंड था, ये किस पर आरोपित किया जाता, मतलब किस कारण से आरोपित किया जाता था? ये आरोपित किया जाता था अगर सड़क पे कोई गंदगी फेंक दे या कीचड़ और पानी इकट्ठा करे तो इसके लिए इस दंड को दिया जाता था। यानी ये इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस हमें सही मिल रहे हैं, सड़क को ख़राब करने के लिए, कचरा फेंकने के लिए, तो हमारा आंसर होगा ई। कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 78 ईस्वी में। इसी समय से शक संवत की शुरुआत भी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कर्नाट वंश ने बिहार के किस हिस्से पर शासन किया था? कर्नाट वंश ने शासन किया था बिहार के मिथिला पर। बिहार के मिथिला पर कर्नाट वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें नहीं है लोमस ऋषि की गुफाएं। लोमस ऋषि की गुफाएं बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक हैं? कौन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक है? तो इसका आंसर है डी, उज्जैनी। उज्जैनी जो है थी ये मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्रों में से एक थी। तो फिर आखिर ये 5 केंद्र कौन कौन से थे? एक तो राजधानी थी पाटलिपुत्र, दूसरा केंद्र था तक्षशिला, तीसरा केंद्र उज्जैनी, अगला केंद्र था तोसली। तोसली कहाँ थी? तोसली थी कलिंग में, और सुवर्णगिरी। ये सारी मुख्य 5 राजनीतिक केंद्र इनके थे। 68वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के काल में गुप्तचर नेटवर्क का हिस्सा था? गुप्तचर नेटवर्क का हिस्सा हम देखें तो इसमें होते थे, इसमें से महामात्य पसरपा जो थे ये जासूसी विभाग के प्रमुख होते थे। गूढ़ पुरुष जो थे ये गुप्त एजेंट होते थे। संस्थान स्थिर गुप्त एजेंट होते थे, और संचारा ये लोग घूमते रहते थे, ये भी गुप्त एजेंट थे। तो सारे के सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सही उत्तर है
सी, शिवहर में सबसे कम आबादी पाई जाती है अनुसूचित जाति की। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है गया में। गया के बाद हमें मिलती है आबादी पटना में। अनुसूचित जाति की बात कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। देखिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि स्वामी सहजानंद, लेकिन स्वामी सहजानंद यहाँ नहीं थे, स्वामी विद्यानंद ने ये आंदोलन चलाया था। इनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था। इनका विद्रोह दरभंगा राज के खिलाफ था। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है भागलपुर में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने बिहार पर आक्रमण किया वो कौन था? ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को गवर्नर नियुक्त किया था और इल्तुतमिश ने खुद ये बंगाल की तरफ आया और बालका खिलजी को मार दिया था। इसी समय से फिर बंगाल और बिहार एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गए थे और जब तक इल्तुतमिश जिंदा रहा तब तक ऐसा ही बना रहा। अगला प्रश्न है, बिहार का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री था रॉल्फ फिच। ये बिहार आने वाले पहले अंग्रेज थे। किसके शासनकाल में आए थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बन सकता है क्वेश्चन। ये आए थे अकबर के शासनकाल में। कब? 1584 में, 1584 ईस्वी में। अथर्ववेद में पहली बार अंग का उल्लेख मिलता है। अंग की पहचान वर्तमान के किस जिले से की जाती है? अंग की पहचान वर्तमान में की जाती है भागलपुर और मुंगेर दोनों जिलों से, यानी कि ये ऑप्शन ई यहाँ पे सही होगा। ए बी दोनों सही है। 75वां प्रश्न है कि बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1983 में, यानी 1983 में। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मानव की प्रथम उपस्थिति के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? ये प्रमाण मिलते हैं मुंगेर में, क्योंकि पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष हमें पुरातात्विक स्थल यहाँ पे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? सही उत्तर है 25.4। इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.4% है। वहीं अगर लिंगानुपात की बात करें, जेंडर रेशियो की, तो वो 918 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है और साक्षरता दर कितनी है? कुल 61.8%। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिलों का सही क्रम बताना है। सबसे कम महिला साक्षरता वाले, तो ये जिले हैं, सबसे पहला होगा सहरसा, फिर मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, अररिया, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक है मधेपुरा में। सबसे अधिक कहाँ है? मधेपुरा में। कितनी रही है? तो ये रही है 31.12%। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है कैमूर में। यहाँ जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि तुगलक के शासनकाल के दौरान एक सक्षम प्रशासक मलिक इब्राहिम बाया का दरगाह कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार शरीफ में। तुगलक के शासनकाल के दौरान ये एक काफ़ी सक्षम प्रशासक थे। ये 1339 ईस्वी में भारत आए थे और दिल्ली सल्तनत मोहम्मद तुगलक के अधीन इन्होंने एक जनरल के रूप में कार्य किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार में चीनी मिट्टी आप देखेंगे तो पाई जाती है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, यानी मुंगेर और भागलपुर, इन दोनों जगहों पे। 83rd नंबर का प्रश्न है हमारा कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन स्थापित करने में मदद की थी? ये मदद की थी
ठाकुर वंश का शासन स्थापित करने में। ठीक है, ठाकुर वंश, जैसे ठाकुर वंश ये स्थापित की थी इन्होंने ओइनवारा वंश का शासन स्थापित करने में। आई एम रियली सॉरी। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने ओइनवान वंश का शासन स्थापित करने में मदद की थी। इन्होंने हाजी इलियास के नाम से प्रसिद्ध बंगाल के सुल्तान शमूद्दीन को अपदस्थ कर दिया और तिरहुत में सुगांव के ओइनवारा राजवंश के संस्थापक कामेश्वर को बहाल किया। यानी कि इसके ओइनवारा वंश के संस्थापक कौन थे? कामेश्वर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 शासक कुलों का संघ था? ये संघ था वज्जी संघ जो था, इसमें 8 शासक कुल थे। उग्र, भोग, ज्ञात्रिक, इक्ष्वाकु, विदेह, कौरव, लिच्छवी, वज्जी। आगे बढ़ते हैं। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? ये थे बी. चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। 86 क्वेश्चन है कि मौर्य काल से संबंधित प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? ये प्राप्त की गई है दीदारगंज, पटना से। 87वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उपहार और धम्म अनुदान के बीच अंतर का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है सी. 9वें शिलालेख में। 9वें शिलालेख में अशोक ने धम्म अनुदान और उपहार के बीच के अंतर को समझाया है। ये काफ़ी प्रमुख शिलालेख है। साथ ही साथ इसमें लोकप्रिय समारोहों की निंदा भी की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि हर किसी को नैतिक आचरण करना चाहिए। कैमूर का पठार किसका भाग है? कैमूर का पठार भाग है विंध्यन क्षेत्र का। ये विंध्यन रेंज का पूर्वी भाग है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ तक है, तो बिहार के सासाराम तक ये फैला हुआ है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर है। फाहियान पाटलिपुत्र में कितने वर्ष रहा था? फाहियान पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक रहा था। और ये आया कब था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1556 से 57 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने विद्वता के कारण किसे मिथिला क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दे दिया था? ये इन्होंने दिया था सी. महेश ठाकुर को। महेश ठाकुर के विद्वतापूर्ण जो इनका अभिजात्यवाद था, इसके कारण बादशाह अकबर ने इनको मिथिला या तिरहुत का क्षेत्र दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता की वृद्धि दर कितनी है? ये वृद्धि दर है 18.4%। पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? पीटर मुंडी आया था शाहजहां के शासनकाल में। इसने बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको, इन्होंने पीटर मुंडी ने पटना को पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्ट कहा था। ये एक ब्रिटिश व्यापारी थे। वर्ण रत्नाकर को किस भाषा की प्रथम रचना माना जाता है? वर्ण रत्नाकर को मैथिली भाषा की प्रथम रचना माना जाता है। इसकी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की थी। और अगर मैथिली भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि की बात करें तो वो है विद्यापति। आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों को सही सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इनका पहले हम मिलान कर लें। सीमेंट डालमिया नगर, सिगरेट दिलावरपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया, यानी बी 1 2 3 4। नगमत आसफी नामक पुस्तक किस लोकगीत से संबंधित है? नगमत आसफी नामक पुस्तक किस लोकगीत से संबंधित है? ये संबंधित है पूर्वी राग से। पटना पूर्वी राग का प्रमुख केंद्र था। सारण जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए कि पूर्वी राग का जन्मस्थान कहाँ है, इसका जन्मस्थान है सारण जिले में। इसकी शुरुआत हुई थी और पटना इसका प्रमुख केंद्र था। विद्यापति ने भू परिक्रिया और पुरुष परीक्षा की रचना किस भाषा में की थी? तो हालांकि विद्यापति मैथिली भाषा के सबसे प्रमुख कवि थे, लेकिन इन्होंने इन दोनों की रचना की थी संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी? ये शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने, आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। बिहार कोकिला पद्मश्री से सम्मानित विंध्यवासिनी देवी द्वारा स्थापित विंध्य कला मंदिर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये बिहार कोकिला या पद्मश्री से सम्मानित हैं विंध्यवासिनी देवी, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल रहा है यहाँ से कि बिहार कोकिला किसको कहते हैं, तो कहते हैं विंध्यवासिनी देवी को। इन्होंने विंध्य कला मंदिर की स्थापना की, इसका क्या उद्देश्य था यहाँ पूछा जा रहा है। इनका उद्देश्य था लड़कियों की शिक्षा के लिए, संगीत की शिक्षा, पढ़ाई के लिए, इन चीज़ों के लिए इन्होंने विंध्य कला मंदिर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? सही उत्तर है NH-28 और 31 दोनों को, यानी कि ए और बी दोनों, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अब देखिए आपको बता दूं कि NH-21 कहाँ से कहाँ जाता है, तो ये मुख्य रूप से मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और बरौनी से होकर गुजरता है, जबकि NH-31 की बात करें तो ये नवादा, बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, खगड़िया और पूर्णिया से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे कम अथवा सबसे कम दूरी तय करता है? इसका आंसर है सी, NH-57A। ये बिहार से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये फारबिसगंज से होकर जोगबनी तक जाता है और यहाँ तक ये केवल और केवल 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जूट बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में उपजाया जाता है? तो जूट आपको पता है कि ये मुख्य रूप से उपजाया जाता है पूर्णिया में। बिहार की जलवायु की बात कर रहे हैं हम, तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में इसको उगाया जाता है। कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में जूट के अलावा और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो यहाँ पे उगाई जाती हैं मक्का, सरसों, गन्ना। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, गोपालगंज। गोपालगंज बिहार में सबसे कम दशकीय विकास 19.2 के साथ रहा है, जबकि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई। गोपालगंज जैसे मेरा भी जिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा जिला बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पे आता है? ये आता है बी, पूर्णिया। पूर्णिया में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? तो ये है 59.06% ओनली। आगे बढ़ते हैं। बिहार में किन 2 अग्रणी जिलों में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है 2 जिलों में, और वो जिले कौन कौन से हैं? दरभंगा और सुपौल, जिनमें दरभंगा में इस पे पूरा काम पहले शुरू हो गया, फिर सुपौल में भी इस पे काम हो रहा है, बल्कि हो ही चुका है लगभग। 105वां प्रश्न है कि कौन बिहार का राज्य पक्षी है? बिहार का राज्य पक्षी है ए, गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पाथवे परियोजना पर काम करने वाला पहला राज्य बन गया। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? इसका लक्ष्य है ए, 2040 तक। बिहार के कितने जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है? सही उत्तर है 13 जिलों को। बिहार के 13 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 108वें प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ये किया गया रोहतास को। रोहतास को पराली प्रबंधन की दिशा में उत्कृष्ट काम करने से इस सम्मान से सम्मानित किया गया। 109वां प्रश्न है, टाल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? टाल क्षेत्र फैला हुआ है पटना से लखीसराय तक। ठीक है, यहाँ टाल जो है ये इसको समझिए, टाल क्यूल से ये है कि सीधे क्यूल नदी है और हरोहर नदी है। इन दोनों नदियों के बीच का जो हिस्सा है उसी को हम टाल कहते हैं। ठीक है, ये पश्चिम में फतुहा से लेके पूर्व में लखीसराय तक फैला हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये पटना से लखीसराय तक फैला है। आगे बढ़ते हैं। बिहार को मुख्यतः कौन कौन से भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? बिहार को मुख्य रूप से चौथे और 5वें भूकंपीय जोन में
बांटा गया है। 111वें प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का पहला खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया। कौन से अन्य 2 जिले हैं जहां खादी मॉल खोलने की अनुमति दी गई है? सही उत्तर है पूर्णिया और गया। गया में जो खादी मॉल होगा ये बौद्ध धर्म पे स्थापित होगा, बौद्ध धर्म के आधार पे स्थापित होगा, जबकि पूर्णिया में जो खादी मॉल होगा ये गांधीवाद के आधार पर होगा। 112वां प्रश्न कि बिहार के उस पर्वतारोही का क्या नाम है जिसने हाल में ही किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराया? ये नाम है नालंदा जिले के निवासी अभिषेक रंजन का। 113वां प्रश्न बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक विधायी सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी? तो सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है 2020 के विधानसभा चुनाव में वो बनी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। इसने 2020 में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। आगे चलते हैं। भारत में पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी? ये बनी है बी मोनिका दास। ये पटना की रहने वाली हैं। इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम किया। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया शरद अरविंद बोबडे ने। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, अब तो नहीं है ये मुख्य न्यायाधीश पद से, लेकिन जब उस टाइम पे जिस समय इन्होंने ये उद्घाटन किया था उस समय वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति शरद बोबडे। इन्होंने पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया था। 116वां प्रश्न कि बिहार में पाल युग की मूर्ति हाल ही में कहाँ से प्राप्त की गई है? ये हाल ही में प्राप्त की गई है बिहार के नवादा से। ये काले पत्थर से बनी हुई नर आकृति मिली है जो पाल युग की मानी जा रही है। 117वां प्रश्न किस दशक में बिहार की जनसंख्या में कमी देखी गई? कौन से दशक में बिहार की जनसंख्या में कमी देखी गई थी? तो 1911 से 1921 के बीच में बिहार ने नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि की थी। इस समय जनसंख्या में 0.66% की कमी आई थी। 118वां प्रश्न कि निम्न में से कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। 119वां प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला बिहार के पड़ोसी पूर्वी और दक्षिणी राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित करता है? अब एक बार फिर से मैं बिहार का मैप आपको एक टेंटेटिव सा बनाती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझा सकूँ। ये जैसे बिहार का मैप है, ठीक है, तो इसमें कौन सा जिला है जो, एक मिनट, ये तो जैसे अब ये बिहार का मैप हुआ तो हमें बताना है कि पड़ोसी पूर्व किधर है? ये रहा पूर्व, और दक्षिणी के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये जिला है सी कटिहार। ठीक है, कटिहार जिला जो है ये पड़ोसी पूर्वी और दक्षिणी, पड़ोसी पूर्वी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, और दक्षिणी राज्य कौन सा है? झारखंड। इसके साथ सीमा का निर्धारण ये करता है। 120वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला राजधानी पटना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसका सही उत्तर है बी नवादा। नवादा पटना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगर अब बात करें कि पटना के साथ कौन कौन से जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, तो इसमें है सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली। ये पूरे ज़िले हैं जो कि संख्या में 9 हैं और ये पटना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन से बिहार का प्रमंडल जिलों की संख्या के आधार पर बाकी से भिन्न है? ये है ऑप्शन
डी पूर्णिया। पूर्णिया में कुल 4 जिले हैं, जबकि बाकी सभी में, सारण में, दरभंगा में, कोसी में, सभी में 3-3 जिले हैं। झारखंड में प्रवेश करने के दौरान गंगा नदी बिहार के कौन से जिले के साथ साथ झारखंड के साहेबगंज के साथ सीमा बनाती है? सही उत्तर है यहाँ पे एक कटिहार। मैंने अभी आपको बताया कि कटिहार जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। 123वां प्रश्न है कि गंगा में मिलने से पहले बूढ़ी गंडक किस जिले से होकर नहीं बहती है? किस जिले से होकर नहीं बहती है, हमें ये बताना है। सही उत्तर है भागलपुर, क्योंकि आपको पता है कि गंगा नदी जो है ये बिहार की दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। इधर हमारा जो बूढ़ी गंडक है वो इधर उत्तर में है, उत्तर से आती है, और जबकि भागलपुर दक्षिण की तरफ है। कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली नदियाँ गंगा, सरयू और गंडक तीनों नदियां हैं, इसीलिए ऑप्शन होगा ई। विदेशी यात्री सुलेमान के यात्रा वृत्तांत में किस पाल शासक का वर्णन किया गया है? ये वर्णन किया गया है देवपाल का, सी देवपाल। देवपाल के बारे में बता दूं कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार के बेहतर रखरखाव के लिए 5 गांवों को अनुदान के रूप में देने की पेशकश की थी। आगे चलते हैं। पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में किस पाल शासक को जाना जाता है? ये जाना जाता है महिपाल को, डी महिपाल प्रथम। इनको पाल वंश का दूसरा शासक माना जाता है, दूसरा संस्थापक माना जाता है। इनको चोल शासक राजेंद्र पाल ने पराजित किया था। इनके डेथ के बाद से पाल वंश का पतन हो गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 127वां प्रश्न है कि मिथिला में किस पाल शासक के शासनकाल में कर्नाट वंश की स्थापना हुई? कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी सी रामपाल के शासनकाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुगरिल तुगन ने कर्नाट वंश के किस शासक के कार्यकाल के दौरान एक असफल सैन्य अभियान चलाया था? ये अभियान चलाया था राम सिम्हा ने। इसको ये पता चलता है तिब्बती धर्म जो यात्री थे धर्म स्वामीन, उनके यात्रा वृत्तांत से। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने कौन से शासक के संरक्षण में अपनी काव्य की रचना की थी? सही उत्तर है ओइनवर वंश के शासन के संरक्षण में। 2020 में बिहार की मातृ मृत्यु दर कितनी है? 2020 में बिहार की मातृ मृत्यु दर है 149। मातृ मृत्यु दर क्या होती है? तो एक निश्चित अवधि के दौरान, एक ही समय अवधि के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों के दौरान माओं की मृत्यु की जो संख्या होती है, इसको मातृ मृत्यु अनुपात के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत संख्या सर्वाधिक है? सही उत्तर है बी पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जबकि खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, इन सब जगहों पे एकदम नहीं के बराबर अनुसूचित जनजाति है बिहार में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार क्षेत्र में थे? 3 महाजनपद बिहार क्षेत्र में थे। कौन कौन से? वज्जी, मगध और अंग। जानते हैं आप वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। मगध की पाटलिपुत्र, पहले गिरिव्रज या राजगृह थी, और अंग की चंपा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मूर्ति कला के लिए किस युग को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है गुप्त वंश को। अगला प्रश्न है, बिहार में मूंग की फसल की खेती कब की जाती है? बिहार में मूंग की फसल की खेती रबी और खरीफ के बीच में की जाती है। 135वां प्रश्न है कि बिहार में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? फेल्सपार पाया जाता है मुख्य रूप से बांका जिले में। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप के अनुसार 2021-22 तक गेहूं की लक्ष्य उत्पादकता कितनी है? इसका सही उत्तर है 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
शेरशाह का मकबरा आकार में कैसा है? शेरशाह का मकबरा आकार में अष्टकोणीय है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली नेपाल के सप्तरी जिले को किस सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है कौन सी नहर प्रणाली, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर है पश्चिम कोशी नहर। युग्मों को सही सुमेलित करना है तो एक एक करके हम देखते हैं। गोल्ड जो है ये मुंगेर में पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है किशनगंज में, एस्बेस्टस गया में और डोलोमाइट रोहतास में। इसके हिसाब से जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा डी। सोरठ मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? सोरठ मेला का आयोजन होता है मधुबनी जिले में। सोरठ जो है ये मधुबनी जिले के पास का एक गांव है। ये इसको विवाह बाजार के रूप में भी इस मेला को जाना जाता है। जेठ और आषाढ़ के महीने में इसका आयोजन होता है और यहाँ पर मैथिली लड़के और लड़कियों के विवाह रजिस्ट्रार द्वारा कुंडली पढ़ने के अनुसार तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। मेची नदी जो है ये नेपाल और भारत दोनों से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। आगे बढ़ते हैं 142वें प्रश्न पर। वशिष्ठ नारायण पुल किस नदी पर बना है? वशिष्ठ नारायण पुल बना है सोन नदी पर। वशिष्ठ नारायण जी के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे। ये भारतीय गणितज्ञ थे और पद्मश्री पुरस्कार के विजेता भी थे। आगे बढ़ते हैं, हेमेटाइट ग्रेड का लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? हेमेटाइट ग्रेड का लौह अयस्क पाया जाता है भागलपुर में। ऐसे लौह अयस्क का भंडार तो बिहार में भागलपुर और जमुई जिलों में भी है, लेकिन जमुई में मैग्नेटाइट पाया जाता है जबकि भागलपुर में हेमेटाइट पाया जाता है। मौर्यों के द्वारा पराजित होने पर निम्न में से कौन सा उपहार के रूप में यूनानियों द्वारा नहीं दिया गया था? सही उत्तर है डी, अरब। डी, अरब। यहाँ पे सीधा सा उत्तर है कि मौर्यों के द्वारा पराजित होने पे इनमें से कौन सी जगह हेरात को भी दे दिया गया था यूनानियों के द्वारा, काबुल को भी दे दिया गया था, कंधार को भी दे दिया, लेकिन अरब नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सारण कमिश्नरी में कितने जिले हैं? सारण कमिश्नरी में कुल 3 जिले हैं, सिवान, छपरा और गोपालगंज। बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बाल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से देखें तो बिहार में पाई जाती है, दरभंगा में। ये बांगर मिट्टी का एक रूप है। आगे चलते हैं, कौन सा जिला गेहूं का प्रमुख उत्पादक है? गेहूं का प्रमुख उत्पादक है ए, रोहतास जिला। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मुजफ्फरपुर स्थित है बूढ़ी गंडक के किनारे। बूढ़ी गंडक के बारे में बता दूं कि ये हिमालय के सोमेश्वर पहाड़ियों से होकर बहती है। तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर जिले और मुजफ्फरपुर जिले के ये वहाँ से होकर निकलती है। और मुजफ्फरपुर के बारे में बता दूं कि ये बिहार का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। मुजफ्फरपुर भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि जर्दालू आम, इसके अलावा कतरनी चावल को, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों को बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। जर्दालू आम को मिला है, कतरनी चावल को मिला है, मगही पान को मिला है, और अब जो मिला है बिहार का चौथा उत्पाद जो है शाही लीची, इसके लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में बिहार के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कीकट। आगे बढ़ते हैं, लोमेश ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? लोमेश ऋषि गुफा स्थित है बराबर की पहाड़ियों पर। इसको लोमेश ऋषि की कुटी भी कहा जाता है। इसके साथ ही हमारे 150 प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे ज़रूर बताएंगे आपने कितने प्रश्न सही किए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए, बने रहिए। किसी तरह की विशेष आपका कोई सजेशन हो, किसी तरह की विशेष बात हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू।